हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर डीवी पोलैरिटी की फॉर्मेशन की। डीवी पोलैरिटी यानी कि डोर्सल और जो वेंट्रल एक्सिस है उसका फॉर्मेशन कैसे ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलता है। लास्ट कुछ प्रीवियस वीडियो लेसन के अंदर हमने एपी पोलैरिटी की बात करी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन की बात करी थी। हमने देखा था कि कुछ मैटरनल इफेक्टर जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी के लिए भी हमारे पास कुछ मैटरनल इफेक्टर जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा हमारा मैटरनल इफेक्टर जीन है? दैट इज डोर्सल जीन। डोर्सल जीन भी एक मैटरनल इफेक्टर जीन है, तो ऑफ कोर्स इसका एक्यूमुलेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन ही oocyte के अंदर हो जाता है। बट इसका प्रोटीन कब बनेगा, इसकी प्रोटीन का एक्सप्रेशन कब होगा, वो टोटली डिपेंड करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो कंडीशंस हो रही हैं उनके ऊपर। ठीक है, हम जब ड्रोसोफिला की अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं तो हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस पोस्टीरियर एक्सिस से शिफ्ट कर जाता है इस एंटीरियर एक्सिस की तरफ। देन हमारे पास न्यूक्लियाई के अंदर अनलिमिटेड डिवीजन होते हैं। उन डिवीजन के बाद हमें सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म देखने को मिलती है एंड दैट विल फर्दर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सेलुलर ब्लास्टोडर्म। Why we are talking about all these stages? Because unlike the AP polarity, हमारे जो AP polarity के लिए रिस्पॉन्सिबल मैटरनल इफेक्टर जीन थे उनके एक्सप्रेशन में हमने एक बात देखी थी कि उनका एक्सप्रेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने लगता है, यानी कि जो ग्रेडियंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। ऐसा हमारे डोर्सल जीन के केस में नहीं होता। ऑल्दो डोर्सल जीन इस साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन कहाँ होगा, कहाँ इसका ग्रेडियंट बनेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डीवी पोलैरिटी कैसे बनने वाली है। डोर्सल जीन की अगर हम टू बी प्रिसाइज बात करें तो डोर्सल जीन हमारी वेंट्रल फेट के लिए कोड करता है, यानी कि अगर इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है तो सेल हमारा वेंट्रल फेट अटेन करेगी। इसका नाम डोर्सल इसलिए रखा गया है क्योंकि अपनी म्यूटेशन कंडीशन में डोर्सलाइजेशन को अटेन कराता है, यानी कि अगर डोर्सल जीन में कोई भी म्यूटेशन आती है तो हमारी सेल वेंट्रल फेट को अटेन ना करके डोर्सल के लिए जाएगी। ठीक है, हमारा जो डोर्सल जीन है वो साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसका एक्सप्रेशन कब होता है? आफ्टर 90 मिनट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 90 मिनट तक डोर्सल जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 90 मिनट तक हमारा जो ड्रोसोफिला का एम्ब्रॉय है वो 14th क्लीवेज डिवीजन को कंप्लीट कर चुका होता है और इस स्टेज तक डोर्सल जीन का एक्सप्रेशन इनिशिएट हो जाता है। यानी कि कहें कि 14 क्लीवेज डिवीजन के बाद डोर्सल जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा और 16th क्लीवेज डिवीजन तक इसका ग्रेडियंट इतना ज्यादा हो जाता है कि साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली आप इसका ग्रेडियंट देख सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंसीटियल स्टेज के ऊपर तो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए जीन का ग्रेडियंट हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन सेलुलर ब्लास्टोडर्म बनने के बाद हम देखते हैं कि डोर्सल जीन अपना एक्सप्रेशन प्रॉपरली शो कर पाता है, क्योंकि सेलुलर ब्लास्टोडर्म की फॉर्मेशन तक हमारी ड्रोसोफिला के एम्ब्रॉय के अंदर 14 क्लीवेज डिवीजन कंप्लीट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि डोर्सल जीन किस स्टेज के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा आफ्टर दी 14th क्लीवेज डिवीजन। 16 क्लीवेज डिवीजन तक इसका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डोर्सल जीन प्रेजेंट होता है। अगर डोर्सल जीन है तो वो सेल को वेंट्रल फेट के लिए इंड्यूस करेगा। इतनी बातें क्लियर है। अब मूव करते हैं कि भी कौन से ऐसे प्रोटीन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डोर्सल जीन के साथ मिलकर डीवी पोलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं। जब हम वेंट्रलाइजेशन ऑफ सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए डोर्सल जीन। तो ऑफ कोर्स अगर डोर्सल प्रोटीन है, इसका प्रॉपरली एक्सप्रेशन हो पा रहा है, तो ये सेल को वेंट्रल फेट के लिए प्रमोट करेगा। इसी डोर्सल प्रोटीन के इंडक्शन के लिए हमें एक टोल प्रोटीन चाहिए होता है, सिमिलरली पाइप प्रोटीन और न्यूडल प्रोटीन चाहिए होते हैं। बेसिकली कहें तो डोर्सल प्रोटीन का एक्टिवेशन हमारी इन पर्टिकुलर प्रोटीन की वजह से होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये प्रोटीन हमारे पास अवेलेबल है तो सेल का वेंट्रलाइजेशन होगा। इन केस टोल प्रोटीन में, पाइप प्रोटीन में, न्यूडल प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया तो ऑफकोर्स वो सेल का डोर्सलाइजेशन कराएंगे, सेल डोर्सल फेट के लिए जाएगी।
सिमिलरली डोर्सलाइजेशन के लिए हमारे पास अगेन कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि कैक्टस प्रोटीन। कैक्टस प्रोटीन अपनी नॉर्मल कंडीशन में इस डोर्सल प्रोटीन को बाइंड करके रखता है, ठीक है। अगर कैक्टस प्रोटीन है, सपोज दिस इज द कैक्टस प्रोटीन, अगर कैक्टस प्रोटीन है तो ये जो डोर्सल प्रोटीन है ये फ्री नहीं रहेगा, और अगर डोर्सल प्रोटीन फ्री नहीं होगा तो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि जो कैक्टस प्रोटीन है क्योंकि इसको बाउंड करके रखता है तो वो वेंट्रलाइजेशन के लिए जा रहा है। लेकिन डोर्सल प्रोटीन का काम क्या था, सॉरी डोर्सल प्रोटीन का काम है वेंट्रलाइजेशन का, और कैक्टस प्रोटीन क्योंकि इसको बाउंड करके रख रहा है तो वो डोर्सल फेट के लिए जा रहा है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा, और अगर डोर्सल का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल डोर्सल फेट के लिए ही जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक जीन होता है गुरकन जीन, जिससे हमें गुरकन प्रोटीन मिलता है, और ये गुरकन प्रोटीन सेल को डोर्सलाइज होने के लिए इंड्यूस करता है। इस गुरकन प्रोटीन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं टॉर्पिडो रिसेप्टर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं। अगर आप देखेंगे एक मैमल सेल के अंदर, मेमिलियन सेल में, तो आप देखोगे इस गुरकन जीन और टॉर्पिडो रिसेप्टर की हमारे पास होमोलोगस प्रेजेंट है, जो आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुरकन प्रोटीन का होमोलोगस है हमारे पास एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एंड जैसे हमने कहा कि गुरकन एमआरएनए से हमारा गुरकन प्रोटीन बनने वाला है, उस गुरकन प्रोटीन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर तो होगा ही। तो जैसे हमारे पास टॉर्पिडो रिसेप्टर है, जो उसी तरीके से हमारे पास ईजीएफ रिसेप्टर्स होते हैं, जो ऑफ कोर्स टॉर्पिडो का होमोलोगस है। तो आपने इसे याद रखना है। अब देखते हैं कि कौन सा सिग्नलिंग पैथवे है जो हमारे सेल को इंड्यूस करता है कि उसे वेंट्रल फेट अटेन करना है या डोर्सल फेट। तो देखिए, हम शुरू करते हैं कहानी वहां से जहां पर हमारे पास एक oocyte है और oocyte का अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारे oocyte के स्ट्रक्चर, आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर हैं कि oocyte के अंदर हमारे पास नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं। जितने भी मैटरनल इफेक्टर जीन हैं उन सभी मैटरनल इफेक्टर जीन को नर्व सेल सिंथेसाइज करती है और उनको इस oocyte के अंदर एक्यूमुलेट कर देती है, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि हमारा जो डोर्सल जीन है, क्योंकि वो भी एक मैटरनल इफेक्टर जीन है, तो उसका सिंथेसिस भी इन्हीं नर्व सेल ने किया है, और उसको सिंथेसाइज करने के बाद उसको एक्यूमुलेट किया कहाँ पर, oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने देखा था कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है वो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम पोस्टीरियर एक्सिस टू एंटीरियर एक्सिस, ठीक है। बट ये जो शिफ्टिंग है न्यूक्लियस की, ये बायस्ड होती है। बायस्ड यानी कि जब न्यूक्लियस पोस्टीरियर एक्सिस से एंटीरियर एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है तो वो किसी एक लेटरल साइड की तरफ बायस्ड होता है, वो किसी एक लेटरल साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। इस पोजीशन की वजह से जो नेबरिंग फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो नेबरिंग फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगी, इनको एक इंडक्शन मिलेगा कि इन सेल को आगे जाके डोर्सल फेट को अटेन करने वाला है। अब बात आती है कि न्यूक्लियस ने कोई ना कोई ऐसी चीज तो सिक्रेट करी है कि सिर्फ न्यूक्लियस की पोस्टीरियर टू एंटीरियर शिफ्टिंग की वजह से ये जो पर्टिकुलर फॉलिकल सेल्स है इनका शेप भी चेंज होता है, ये कॉलमनर हो जाती हैं, साथ ही साथ इनको डोर्सल फेट मिल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, होता क्या है, जब हमारा न्यूक्लियस शिफ्ट करता है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एक्सिस की तरफ, हमने कहा कि इसकी पोजीशन बायस्ड है ना, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर एक जीन रखा हुआ है, उस जीन का नाम है गुरकन जीन। इसकी शिफ्टिंग के जस्ट बाद हमारे गुरकन जीन का एक्सप्रेशन इनिशिएट हो जाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है, जीन से हमारा mRNA बनेगा, mRNA से हमें प्रोटीन मिलेगा, तो हमें गुरकन प्रोटीन मिल गया, है ना। हमने लास्ट स्लाइड में कहा था गुरकन प्रोटीन को रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर होता है, टॉर्पिडो रिसेप्टर। ये जितने भी फॉलिकल सेल्स oocyte में प्रेजेंट है, इन सभी फॉलिकल सेल के पास टॉर्पिडो रिसेप्टर होता है। लेकिन गुरकन प्रोटीन की एक कहानी है कि ये उसी टॉर्पिडो रिसेप्टर पर बाइंड करेगा जो इसके सराउंडिंग में अवेलेबल है, यानी कि गुरकन प्रोटीन ज्यादा एरिया में डिफ्यूज नहीं हो सकता। इसलिए जहां पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने गुरकन प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन बनने के बाद वो प्रोटीन इन पर्टिकुलर फॉलिकल सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा जो न्यूक्लियस के जस्ट पास है, उसकी विसिनिटी में है। क्यों? क्योंकि गुरकन प्रोटीन ज्यादा एरिया में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है। इसी इमेज को जब आप इलैबोरेट करके यहाँ देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमने बनाया गुरकन का mRNA।
अब इस गुरकन mRNA से हमें मिला गुरकन प्रोटीन डिफ्यूज हो गया फॉलिकल सेल के पास जो उसके विसिनिटी में अवेलेबल थी। इन फॉलिकल सेल के पास था टॉर्पिडो रिसेप्टर, इन टॉर्पिडो रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड किया और इन टॉर्पिडो रिसेप्टर के बाइंडिंग के बाद कैसी बाइंडिंग है, ये लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग है। इस लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से कोई ना कोई सिग्नलिंग कैस्केड जो है इन फॉलिकल सेल में रन हो ही रहा होगा, है ना। को जैसे गुरकन प्रोटीन और टॉर्पिडो की बाइंडिंग होती है, हमारी सेल के अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है, कुछ प्रोटीन ऐसे जिनका प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन नहीं कहेंगे, मतलब उनका एक्सप्रेशन प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है पाइप प्रोटीन। पाइप प्रोटीन एक इनिशिएटर की तरह काम करता है, जो डोर्सल प्रोटीन के एक्टिवेशन के लिए सिग्नलिंग कैस्केड चलने वाला है उसको इंड्यूस करता है ये पाइप प्रोटीन। लेकिन हुआ क्या, जब गुरकन प्रोटीन टॉर्पिडो रिसेप्टर पे बाइंड किया तो इस बाइंडिंग की वजह से सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हुआ और सिग्नलिंग कैस्केड की वजह से इनहिबिशन हो गया पाइप प्रोटीन का, पाइप प्रोटीन नहीं बन पाया। अब पाइप प्रोटीन नहीं बन पाया तो आपने लास्ट स्लाइड में यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं, पाइप प्रोटीन किस लिए चाहिए होता है, पाइप प्रोटीन हमारे डोर्सल प्रोटीन का एक्टिवेशन कराने के लिए चाहिए ताकि सेल को वेंट्रल फीड मिल सके। लेकिन पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है डोर्सल प्रोटीन नहीं बन पाएगा, डोर्सल प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सेल का वेंट्रल फीड तो हो नहीं पा रहा, तो यहाँ पे सेल कैसा फीट अटेन कर लेंगी, डोर्सल फीट अटेन कर लेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं उन फॉलिकल सेल की जो न्यूक्लियस के पास नहीं है, न्यूक्लियस से दूर है ना। गुरकन तो यहाँ पर डिफ्यूज होके आ नहीं सकता तो ऑब्वियस सी बात है इन फॉलिकल सेल का टॉर्पिडो खाली बैठा हुआ है, इनके पास हमारा गुरकन आया ही नहीं। गुरकन नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फॉलिकल सेल है, इन फॉलिकल सेल में बिना किसी ऑब्स्टेकल के पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होते ही एक पूरा सिग्नलिंग कैस्केड है जो इनिशिएट हो जाता है। कैसा सिग्नलिंग कैस्केड, आप इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आपको देखने को मिलेगा जैसे ही हमारी फॉलिकल सेल्स जिनका फेट फ्यूचर वेंट्रल सेल बनना है उनके अंदर पाइप प्रोटीन बना, पाइप प्रोटीन एक एक्स फैक्टर का इंडक्शन करता है। इस एक्स फैक्टर के एक्टिवेट होते ही एक न्यूडल प्रोटीन है जिसका एक्टिवेशन होगा। अब ये न्यूडल प्रोटीन हमारी प्री विटेलाइन स्पेस में मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। इसका काम क्या है, जब ये न्यूडल प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये सीरीन प्रोटीजेस को एक्टिवेट कर देता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये एक्टिवेट कराएगा गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव जीन को, उसकी स्प्लिटिंग होगी, वो एक्टिव होगा तो वो स्नेक प्रोटीन का स्प्लिटिंग कराएगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो एस्टर प्रोटीन एंड सिमिलरली स्वेजल प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा। अब स्वेजल प्रोटीन हमारे लिए एक लाइगेंड की तरह काम करता है और ये बाइंड करता है एक और रिसेप्टर जिसका नाम है टोल प्रोटीन। इस टोल प्रोटीन के ऊपर ये बाइंडिंग शो करेगा और जैसे टोल स्पेजल इंटरेक्शन होता है हमारी सेल के अंदर है पीले और ट्यूब नाम के दो और प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन कैक्टस प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने कहा था डोर्सल प्रोटीन कैक्टस के साथ प्रेजेंट होता है। जब तक ये दोनों मियाँ बीवी साथ प्रेजेंट है ना, ये दोनों बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह है, डोर्सल और कैक्टस ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डोर्सल अपना काम नहीं कर पा रहा है ना। कैक्टस प्रोटीन जब अलग हो जाएगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, तभी डोर्सल प्रोटीन अपना काम कर पाता है, वेंट्रल फेट अटेन कर पाता है ना, वेंट्रल फेट के लिए इंडक्शन दे पाता है सेल्स को, ठीक है। तो पीले और ट्यूब क्या करते हैं, कैक्टस प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करा देते हैं और फॉस्फोरिलेशन की वजह से इस कैक्टस प्रोटीन का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। इसका डिग्रेडेशन होते ही डोर्सल प्रोटीन अपना काम करने लगेगा, वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ऐसे फैक्टर्स हैं उनका एक्सप्रेशन इनिशिएट कर देगा जो वेंट्रल फेट के लिए जरूरी है। वो कौन से प्रोटीन है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो इस स्लाइड से हमें ये चीज क्लियर हुई कि डोर्सल फेट के लिए हमारे पास चार मेन चीजें हैं। पहला, हमें गुरकन प्रोटीन और टॉर्पिडो को देखना है कि गुरकन प्रोटीन का एक्सप्रेशन कहां पर हो रहा है, कौन सा टॉर्पिडो, कौन सी सेल का टॉर्पिडो गुरकन प्रोटीन को रिसीव कर रहा है। जहां पर गुरकन प्रोटीन और टॉर्पिडो के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो सेल डोर्सल फेट को अटेन करने वाली है। जो सेल जिनके पास गुरकन प्रोटीन नहीं पहुंच पाया वहां पर टॉर्पिडो पे किसी की बाइंडिंग नहीं हो पा रही और एक सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हो रहा है जिसकी वजह से डोर्सल और कैक्टस का जो एसोसिएशन है वो ब्रेक हो जा रहा है और डोर्सल प्रोटीन फ्री है अब अपना काम करने के लिए। और डोर्सल जब फ्री होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो वेंट्रल फेट के लिए काम करेगा।
ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमें आंसर करना था। तो साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कुछ परफॉर्म किए ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा जो टॉर्पिडो रिसेप्टर है क्या वो इतना जरूरी है सेल को डोर्सल फेट और वेंट्रल फेट दिलाने के लिए, और अगर वो जरूरी है तो क्या उसे oocyte यानी कि जो हमारा एग है वो एक्सप्रेस कर रहा है टॉर्पिडो रिसेप्टर को, या फिर हमारी फॉलिकल सेल्स यानी कि उसका ओरिजिन मदर ओरिजिन है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि टॉर्पिडो रिसेप्टर का ओरिजिन मदर से है या फिर oocyte से है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। उन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट था हमारा काइमेरा फॉर्मेशन का। काइमेरा अगर आप जनरल इसका मीनिंग भी समझते हो तो काइमेरा का मतलब होता है हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड किसके बीच में बनाया हमने? जर्म लाइन और सोमैटिक सेल के बीच में। इसके लिए हमने दो एम्ब्रॉय लिए। एक एम्ब्रॉय जो कि वाइल्ड टाइप से था, वाइल्ड टाइप से था तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हमारे पास जो जर्म सेल्स थी वो भी वाइल्ड टाइप थी। दूसरा एम्ब्रॉय हमने म्यूटेंट मदर से लिया जिसके अंदर हमारी जर्म सेल्स भी म्यूटेंट थी और साथ में जो फॉलिकल सेल्स हैं वो भी म्यूटेंट थी। हमें दोनों चीजें देखनी है। हमें फॉलिकल सेल की बात करनी है क्योंकि वो मदर ओरिजिन है। हमें जर्म सेल्स की बात करनी है क्योंकि जर्म सेल्स हमारी प्रिकर्सर्स होती हैं। जर्म सेल्स जो है, पोल सेल्स जो है ये प्रिकर्सर हैं, तो ये हमारी एम्ब्रॉय की सेल्स हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया? काइमेरा बनाए। काइमेरा कैसे बनाए? हमने वाइल्ड टाइप एम्ब्रॉय के साथ में यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? वाइल्ड टाइप के साथ में हमने म्यूटेंट जर्म सेल ले ली और जहां पर हमने हेल्दी जर्म सेल्स ली है वहां पर हमने म्यूटेंट एम्ब्रॉय ले लिया। ठीक है। तो इस देखिए इसमें पहले काइमेरा में हमारे पास क्या है? वाइल्ड टाइप एम्ब्रॉय है लेकिन म्यूटेंट जर्म सेल है। दूसरे काइमेरा के अंदर हमारे पास हेल्दी जर्म सेल है पर म्यूटेंट एम्ब्रॉय है। एम्ब्रॉय भी ना कहें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉलिकल सेल की। तो एक कंडीशन वहां है जहां पर हमारी म्यूटेंट फॉलिकल सेल है, हेल्दी जर्म सेल है। दूसरी कंडीशन जहां पर हेल्दी फॉलिकल सेल है बट म्यूटेंट हमारे पास जर्म सेल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जब हमने इन दोनों मदर्स को मेट कराया मेल के साथ में तो हमें क्या मिला? वो मदर जिनके पास वाइल्ड टाइप हमने हेल्दी oocyte लिया था लेकिन उसमें जर्म सेल्स हमारी कैसी थी? म्यूटेंट थी। उनमें हमें डीवी पोलैरिटी देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि इस चीज से हमें ये प्रूफ हुआ कि फॉलिकुलर सेल्स क्योंकि यहाँ पर हेल्दी थी तो टॉर्पिडो रिसेप्टर इनमें बन पाया, और टॉर्पिडो रिसेप्टर बन पाया तो ऑब्वियस सी बात है गुरकन प्रोटीन उन पे जाके बाइंड कर पाया और डीवी पोलैरिटी डिसाइड हो पाई, है ना। लेकिन जिन कंडीशन के अंदर हमारी फॉलिकुलर सेल म्यूटेंट थी उस कंडीशन में टॉर्पिडो के मतलब गुरकन प्रोटीन तो बना बट वो टॉर्पिडो पे बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि वो टॉर्पिडो डेफिशिएंट फॉलिकुलर सेल थी। तो ऐसी कंडीशन में सारी की सारी सेल्स, क्योंकि गुरकन बन तो रहा है बट गुरकन प्रोटीन का इंटरेक्शन टॉर्पिडो से जरूरी है अगर सेल का डोर्सल फेट चाहिए तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिला कि जो टॉर्पिडो जीन है वो हमारी ओवेरियन फॉलिकुलर सेल के अंदर एक्टिव होता है, वो एम्ब्रॉय का पार्ट नहीं है। तो इन केस अगर एम्ब्रॉय के अंदर कोई डिफिशियंसी आ भी जाती है और प्रॉपर वहां पर गुरकन प्रोटीन बन रहा है तो टॉर्पिडो से वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके डीवी पोलैरिटी बनाएगा ही बनाएगा। मैटरनल डिफिशियंसी अगर होती है टॉर्पिडो के अंदर तो डेफिनेटली हमारा जो एम्ब्रॉय है उसके अंदर हमें वेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि डोर्सल प्रोटीन ऐसा क्या करता है। हमने कहा था ना कि डोर्सल प्रोटीन वेंट्रल फेट के लिए जाता है, तो डोर्सल प्रोटीन ऐसा क्या करेगा कि वेंट्रल फेट हो? डोर्सल जीन का जैसे ही एक्सप्रेशन होता है, हमने सिग्नलिंग पैथवे भी समझ लिया है कि किस तरीके से होगा। इसका जैसे ही एक्सप्रेशन होगा सेल वेंट्रल फेट के लिए जाएगी। अब वेंट्रल फेट को अटेन कराने के लिए ये दो तरीके से काम कर सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि सेल के पास कुछ ऐसे जीन हैं जो वेंट्रल फेट के लिए काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो डोर्सल फेट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। डोर्सल का काम है वेंट्रलाइजेशन को इंड्यूस कराना, तो ये दो तरीके से काम कर सकता है। पहला काम कि ये उन जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट कर दे जो सेल का वेंट्रलाइजेशन करवाने वाले हैं, है ना। ये तो काम है इसका। अगर ऐसा डोर्सल जीन ने किया, डोर्सल प्रोटीन ने ऐसा किया यानी कि उन जीन का एक्सप्रेशन प्रमोट कर दिया जो वेंट्रल फेट के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो मेन मोटिव था वो तो पूरा हो गया।
दूसरा ये क्या करेगा कि जो जीन डोर्सल फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, है ना। तो दो तरीके से काम कर सकता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे जीन हैं जिनको हम कहते हैं मेसोडर्म स्टिमुलेटिंग जीन। बेसिकली ये वेंट्रल फेट के लिए काम करते हैं, और इस वेंट्रल फेट के लिए अगर डोर्सल प्रोटीन को वेंट्रल फेट इंड्यूस कराना है तो ऑब्वियस सी बात है इन जीन का एक्सप्रेशन उसे प्रमोट करना पड़ेगा। तो अगर डोर्सल प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ है, वो सेल के अंदर एंटर करेगा, और जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर करेगा वो 3 तरीके के प्रोटीन का एक्सप्रेशन प्रमोट करता है। कौन से 3 प्रोटीन है? सबसे पहला प्रोटीन है जिसका नाम है ट्विस्ट प्रोटीन। ये ट्विस्ट प्रोटीन का एक्सप्रेशन इंड्यूस कराता है डोर्सल प्रोटीन। ये ट्विस्ट प्रोटीन किसके लिए काम करता है? वेंट्रल फेट के लिए। और वेंट्रल फेट में भी बात करें तो ये मेनली काम करता है मीजोडर्म का फॉर्मेशन, क्योंकि डीवी पोलैरिटी बनने के बाद ड्रोसोफिला के एम्ब्रॉय के अंदर गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब 3 जर्म लेयर का बनना। तो हमारा जो ट्विस्ट प्रोटीन है इसके एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा कि जिन सेल के अंदर ट्विस्ट का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है वो मीजोडर्म को फॉर्म करेंगी, या उन ऑर्गन को फॉर्म करेंगी जिनका ओरिजिन मीजोडर्म से है। दूसरा जो प्रोटीन है जिसका एक्सप्रेशन डोर्सल प्रोटीन करवाता है दैट इज स्नेल प्रोटीन। स्नेल प्रोटीन ट्विस्ट प्रोटीन की फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है। कैसे करता है? स्नेल प्रोटीन ट्विस्ट प्रोटीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, और वो जो दूसरे जीन हैं जिनकी वजह से मीजोडर्म फेट को अटेन करने में डिफिकल्टीज आ रही है, यानी कि नॉन मीजोडर्मल जीन के एक्सप्रेशन को ये सप्रेस कर देता है। तो इनडायरेक्टली हम कहें तो स्नेल प्रोटीन क्या करता है? ये वेंट्रल फेट के लिए काम तो करता है, बट वेंट्रल फेट के साथ साथ ये हमारे नॉन न्यूरल जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है, तो ये इनहिबिट करेगा। ठीक है। तीसरा जो प्रोटीन है जो डोर्सल प्रोटीन की वजह से एक्टिवेट हो रहा है, इस तीसरे प्रोटीन का नाम है रोम्बॉइड जीन। रोम्बॉइड जीन का एक्सप्रेशन डोर्सल प्रोटीन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रोम्बॉइड जीन प्राइमरी मेसोडर्मल ऑर्गन के लिए काम नहीं करता। ये हमारे पास आगे जाके काम करने वाला है न्यूरल एक्टोडर्म के लिए। ठीक है। तो हमारा जो स्नेल प्रोटीन है ये 2 तरीके से काम करता है। कैसे काम करेगा? ये ट्विस्ट के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, लेकिन रोम्बॉइड जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा, क्योंकि रोम्बॉइड जीन का एक्सप्रेशन अगर होता है तो वो न्यूरल एक्टोडर्म बनाएगा। हमें क्या बनानी है? मीजोडर्म बनानी है, क्योंकि मीजोडर्म ही हमारा मेन काम है ना, मेन फेट हमारा वेंट्रल फेट। तो ये है हमारा डोर्सल प्रोटीन का वन वे ऑफ फंक्शनैलिटी, कि एक तो इसका रास्ता ये कि डोर्सल प्रोटीन हमारे मीजोडर्मल स्टिमुलेटिंग जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा देगा। उसने ट्विस्ट का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, स्नेल का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया। ट्विस्ट मेनली मीजोडर्मल फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा है, स्नेल ट्विस्ट के एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहा है, और जो नॉन न्यूरल जीन है उनके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। साथ ही साथ वो रोम्बॉइड जीन के एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट कर रहा है, ताकि उस रीजन में सिर्फ मीजोडर्मल फेट अटेन हो, न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन वहां पे ना हो। तो हमारे पास के सेल मीजोडर्मल फेट अटेन करेंगी या न्यूरल एक्टोडर्म फेट अटेन करेगी, वो टोटली डिपेंड करता है इस डोर्सल प्रोटीन के ग्रेडियंट पर, कितना ग्रेडियंट इसका अवेलेबल है। अगर सेल के पास ज्यादा अमाउंट में डोर्सल प्रोटीन का ग्रेडियंट होगा तो हमारी सेल जाएगी मीजोडर्म के लिए। ठीक है। अगर सेल के अंदर डोर्सल प्रोटीन का अमाउंट मॉडरेट है तो वो न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मॉडरेट है तो वहां पर रोम्बॉइड जीन का एक्सप्रेशन हो पाएगा, और वहां पर स्नेल और ट्विस्ट प्रोटीन बहुत ही लेस अमाउंट में या होगा ही नहीं, देन वो रीजन हमारा न्यूरल एक्टोडर्म बनाएगा। तो जब हम ड्रोसोफिला के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देखते हैं तो जो वेंट्रल साइड की तरफ 16 सेल्स होती है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें डोर्सल प्रोटीन का ग्रेडियंट देखने को मिलता है, और यही 16 सेल आगे जाके मीजोडर्म फेट को अटेन करने वाली, यानी कि मीजोडर्म लाइनिंग की फॉर्मेशन करने वाली है। और इसी मीजोडर्म से फिर फर्दर जब इसमें ऑर्गन डेवलपमेंट होगा तो इसकी बॉडी मसल्स, इसकी फैट बॉडी, इसके गोनाड्स, वो सारे के सारे ऑर्गन इसी से बनने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया एक रास्ता। ठीक है, आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, ये जो येलो रीजन है, इस येलो रीजन के अंदर डोर्सल का ग्रेडियंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर स्नेल जीन प्रेजेंट है, मतलब स्नेल जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है।
ट्विस्ट जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रीजन है इसमें रोम्बोइड का अमाउंट बहुत ही मॉडरेट है, इसीलिए यहाँ पर डोर्सल का अमाउंट बहुत ही मॉडरेट है, इसलिए यहाँ पर रोम्बोइड जीन का एक्सप्रेशन हो पा रहा है और ये रीजन न्यूरोलैक्टोडर्म के लिए कोड करेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो रीजन है उसके अंदर डोर्सल प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वो रीजन हमारा नॉन न्यूरल जीन बनाता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने पहली बात कर ली कि डोर्सल प्रोटीन ने मीजोडर्मल फॉर्मिंग जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन प्रमोट कर दिया, है ना। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है इसकी फंक्शनैलिटी का, कि डोर्सल प्रोटीन डोर्सलाइजिंग फेट वाले जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। कौन से जीन? हमारे पास दो जीन होते हैं, जेन और डीपीपी, आपने ध्यान रखना है। तो जहां पर डोर्सल प्रोटीन का ग्रेडियंट अवेलेबल है, ऑब्वियसली बात है वहां पर इन डोर्सलाइजिंग जीन को तो एक्सप्रेस वो होने नहीं देगा, है ना। लेकिन वहां पर हमें किसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा? वहां पर हमें इन जीन का देखने को मिलेगा, ट्विस्ट और स्नेक। जैसे ही डोर्सल का ग्रेडियंट कम हुआ, जेन और डीपीपी अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे और वो रीजन हमारा डोर्सलाइज फेट को अटेन करेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किन पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से कौन से पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि हमें अगर सेल का डोर्सल फेट बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें गुरकन प्रोटीन चाहिए होता है, टॉर्पेडो रिसेप्टर चाहिए होता है और दो जीन है जिनका नाम है जेन और डीपीपी। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हुआ तो डेफिनेटली हमारी जो सेल है वो वेंट्रलाइजेशन के लिए जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उसी गुरकन जीन से है कि अगर गुरकन जीन के अंदर म्यूटेशन हुई तो हमें क्या पॉसिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो म्यूटेशन अगर गुरकन जीन में होती है और किस में हो रही है? मदर के अंदर। अगर गुरकन जीन की म्यूटेशन मदर में है यानी कि oocyte में है, देन हमें वेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। किसका वेंट्रलाइजेशन? एम्ब्रॉय का और उसकी सराउंडिंग जो फॉलिकल सेल्स है दोनों का ही हमें क्या देखने को मिलेगा? वेंट्रलाइजेशन। क्योंकि याद कीजिए हमने पहले कहा था कि डोर्सल जीन साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन कहां पर डोर्सल प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा, डोर्सल जीन का एक्सप्रेशन होगा, डोर्सल प्रोटीन बनेगा, वो डिपेंड करता है डोर्सल और कैक्टस के डिसोसिएशन पर। अगर कैक्टस प्रोटीन अलग हुआ तो डोर्सल अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएगा। लेकिन हमने देखा था जहां पर गुरकन और टॉर्पीडो का कनेक्शन बना था यानी कि उनका लाइगेंड बाइंडिंग हुई थी, वहां पर हमारा कैक्टस का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था, इस वजह से वहां पर डोर्सल प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा। एज ए रिजल्ट वहां पर हमें डोर्सल फेट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर गुरकन ही म्यूटेटेड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। पाइप प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो आगे का पूरा सिग्नलिंग कैस्केड रन करेगा और सेल हमारा डोर्सल का एक्सप्रेशन दिखाएगी, जिसकी वजह से सेल का फेट वेंट्रल फेट हो जाएगा। इफ द म्यूटेशन इज इन द फॉलिकल सेल नॉट इन द एग, देन एम्ब्रॉय हमारा नॉर्मल रहेगा, है ना। क्योंकि हमने पहले कहा था कि गुरकन का जो जीन होता है ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेल कौन सी? oocyte के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने मदर के अंदर कोई भी यहाँ पर म्यूटेशन करी है, फॉलिकल सेल्स में म्यूटेशन हुई है, तो गुरकन अपना रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि टॉर्पीडो भी वहां पर म्यूटेटेड हो गया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से भी देखा था, है ना। नेक्स्ट है टॉर्पेडो रिसेप्टर की कहानी। टॉर्पेडो रिसेप्टर अभी हमने डिस्कस किया था कि टॉर्पेडो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डॉर्सलाइजेशन के लिए, है ना, क्योंकि टॉर्पेडो रिसेप्टर बाइंड करने वाला है गुरकन प्रोटीन के साथ में। लेकिन अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन होता है तो ये वेंट्रलाइजेशन के लिए जाएगा। एम्ब्रॉय के अंदर वेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पर डॉर्सल प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन शो कर पा रहा है। वही बात करते हैं कैक्टस प्रोटीन की। कैक्टस प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में इनहिबिट करता है डोर्सल जीन के एक्सप्रेशन को, लेकिन अगर कैक्टस प्रोटीन में कोई भी म्यूटेशन होती है तो ये भी क्या करेगा? सेल का वेंट्रलाइजेशन करा देगा। डोर्सल रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ डीपीपी एंड जेन जीन, है ना। डोर्सल जो था हमारे इन जीन का एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था? सप्रेस कर रहा था। लेकिन हमें पता है डीपीपी और जेन जीन किसके लिए जाता है? वेंट्रलाइजेशन के लिए। तो अगर इनका रिप्रेशन हो रहा है तो वहां पर सेल वेंट्रलाइज फेट को अटेन करेगी, और अगर इन जीन का रिप्रेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें डोर्सल फेट देखने को मिलेगा। अब ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखें। ये हमारा स्लाइड दिखा रहा है
कि ड्रोसोफिला के अंदर और मैमल्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। ये जो जीन्स है इनकी कुछ होमोलॉजी आपको देखने को मिली है। इनके नाम आपने याद रखने हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जीन किस मैमेलियन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जीन के साथ अपनी होमोलॉजी शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो स्पेजल प्रोटीन है, स्पेजल प्रोटीन कहाँ पे बाइंड कर रहा था, टोल प्रोटीन पर बाइंड कर रहा था, ये होमोलॉजी शो कर रहा है जस्ट लाइक द इंटरल्यूकिन 1। सिमिलरली जो टोल प्रोटीन है वो इंटरल्यूकिन, क्योंकि टोल प्रोटीन भी हमारा रिसेप्टर है तो स्पेजल के लिए यहाँ पर रिसेप्टर याद रखने के लिए आपने याद रखना है। अगर आपने स्पेजल का याद रख लिया इंटरल्यूकिन 1, फिर आप टोल के लिए भी याद रखोगे इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर, क्योंकि टोल भी स्पेजल को रिसीव कर रहा है एंड इंटरल्यूकिन 1 भी इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर भी इंटरल्यूकिन 1 को रिसीव करेगा। फिर हमारे पास ट्यूब प्रोटीन का एक्टिवेशन हो रहा था, तो यहाँ पर MyD88 नाम का हमारे पास एक जीन है जो कि सेम होमोलॉजी शेयर कर रहा है जस्ट लाइक द ट्यूब प्रोटीन। पीले इज शेयरिंग जस्ट लाइक द IRAK प्रोटीन। देन हमारे पास कैक्टस प्रोटीन है दैट इज लाइक 1 कापा बी, देन डोर्सल प्रोटीन NF कापा बी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन है जो ड्रोसोफिला में शेयर कर रहे हैं होमोलॉजी विद द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैमल्स। ठीक है, जो आपने याद रखना है। ठीक है, ये होमोलॉजी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है,